हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अजय वर्मा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IS 456 के कोडल प्रोविजन की, जिसको मैं क्लोज वाइज डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ये मेरा IS 456 का पार्ट नंबर 2 है। मेरा नेक्स्ट क्लोज है 5.5 एडमिक्सचर। एडमिक्सचर का हमें पता है एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग हम कंक्रीट में ऐड करते हैं, ठीक है, जो कि कंक्रीट की प्रॉपर्टी को एनहांस करता है। उसके लिए मेरा IS कोड गिवन है 9103, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, लिक्विड और केमिकल जो मेरे एडमिक्सचर्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया हुआ है। एडमिक्सचर मेरे 2 टाइप्स के होते हैं, वन होते हैं केमिकल्स और सेकंड होते हैं मिनरल एडमिक्सचर्स, ठीक है। जो मेरे केमिकल एडमिक्सचर होते हैं वो मेरे RMC प्लांट में यूज़ होते हैं। इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्लोज है 5.5.2। इसमें क्या गिवन है, इसमें गिवन है कि जो भी मैं एडमिक्सचर यूज़ करता हूँ, ठीक है, वो मेरे कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी को इफ़ेक्ट नहीं करना चाहिए और जो भी मैं एडमिक्सचर यूज़ करता हूँ उसका किसी भी कंक्रीट के इंग्रेडिएंट के साथ कोई भी अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। एडमिक्सचर शुड बी इम्पार्ट ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट और कंबाइन विद द कंस्टिट्यूएंट टू फॉर्म हार्मफुल कंपाउंड्स नॉर इंक्रीज द रिस्क ऑफ कोरोजन टू द रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट क्लोज है मेरा 5.5.3। इसके अंदर क्या गिवन है कि जब भी मैं अपने ट्रायल मिक्स का टेस्ट करता हूँ उसमें मैं विद और विदाउट एडमिक्सचर का टेस्ट करूँगा। जैसे मैं टेस्ट करता हूँ वर्केबिलिटी का, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का और सिलेक्टिव लॉस ऑफ द कंक्रीट। इसमें मैं दोनों टेस्ट करता हूँ, तो विद एडमिक्सचर्स और विदाउट एडमिक्सचर, ठीक है। इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्लोज है 5.5.4। इसके अंदर क्या गिवन है, जो मेरे एडमिक्सचर्स होते हैं वो क्या है, एक ड्रम्स के अंदर आते हैं, ठीक है। उनके लिए अलग से कंटेनर और ड्रम कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। ये ड्रम्स के अंदर ही पैकिंग होती आती है। तो ये क्लोज क्या बोलता है, जो भी मेरा सेपरेट ड्रम्स होते हैं उनकी अलग अलग रिलेटिव डेंसिटी चेक होनी चाहिए, ठीक है, जो भी हम अपने कंक्रीट में यूज करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लोज है 5.5.5। ये क्या बोलता है कि जो भी मेरा एडमिक्सचर्स होगा, क्लोराइड कंटेंट है, उसके लिए अलग से इंडिपेंडेंटली टेस्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा 5.5.6। इसके अंदर क्या दिया है कि जो भी मैं अगर 2 या 2 से ज़्यादा एडमिक्सचर यूज़ करता हूँ तो वो भी दोनों एडमिक्सचर, मान लीजिए मेरा अलग एडमिक्सचर है, ये मेरा अलग एडमिक्सचर है, ठीक है, इन दोनों भी आपस में प्रॉपर्टी भी और बॉन्डिंग अच्छी तरह से होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए भी मैं चेक करूँगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्लोज मेरा 5.6 रेनफोर्समेंट का। हम अपने कंक्रीट के लिए कोई भी रेनफोर्समेंट यूज कर सकते हैं। इसके लिए 4 कैटेगरी मेरे पास गिवन है। फर्स्ट है माइल्ड स्टील और मीडियम टेंसाइल स्टील बार। इसके लिए ये कोड मेरा 432 पार्ट 1। और सेकंड है मेरा HST बार, हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार। इसके लिए ये कोड है 1786। और थर्ड है मेरा हार्ड ड्राउन स्टील वायर्स फैब्रिक कन्फर्मिंग टू IS 1566, ठीक है। मुझे हर एक रेनफोर्समेंट के लिए IS कोड याद करना, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। उसके बाद मेरा फोर्थ है स्ट्रक्चरल स्टील कन्फर्मिंग टू ग्रेड A ऑफ द IS 2062। IS 2062 में जो भी ग्रेड A है वो अलाउ करती है स्ट्रक्चरल स्टील फोर्थ को, ठीक है। अब जो मेरा माइल्ड स्टील होता है वो होता है FE 250, ठीक है। और जो हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार होते हैं वो होते हैं मेरे FE 415, FE 550 और FE 600। उसके बाद मेरा IS 1786 है, जो कि लेटेस्ट एडिशन आया था मेरा 2008 में। उसमें क्या किया ना, इसमें कुछ और भी ग्रेड भी ऐड की गई थी, FE 500D और FE 550D। अब D का मीनिंग क्या है, D इज ओनली फॉर ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। D यहाँ पे खाली ड्यूरेबिलिटी के लिए है। ड्यूरेबिलिटी मीन्स हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। जो भी FE 500D का यूज करूँगा, 550D और 550 के मुकाबले इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है D की, ठीक है। इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्लोज है 5.6.1। इसमें क्या गिवन है कि जो भी मेरी रेनफोर्समेंट होगी, ठीक है, जो भी कंक्रीट में यूज करने वाला हूँ वो शुड बी फ्री फ्रॉम लूज मिल स्केल्स, लूज रस्ट एंड कोट ऑफ पेंट्स, ऑयल मड्स और एनी सब्सटेंस विच मे बी डिस्ट्रॉय रिड्यूस बॉन्ड, ठीक है। जो भी HYST बार है
HYST बार की क्या होती है, मेरी बॉन्डिंग ज़्यादा होती है। तो उसके लिए IS कोड क्या बोलता है कि जो भी कंक्रीट के लिए मैं रेनफोर्समेंट यूज़ करने वाला हूँ वो शुड बी फ्री फ्रॉम रस्ट, पेंट्स, ऑयल्स, मर्स, सबसे फ्री होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्लोज है कि 5.6.2। अब ये क्लोज क्या बोलता है कि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें मुझे कोटिंग ऑफ रेनफोर्समेंट भी रिक्वायर्ड होती है। जैसे कोई भी स्ट्रक्चर दोबारा बन रहा है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, रेनफोर्समेंट जो यूज़ करते हैं उसको पेंटेड करके, कोटेड करके यूज़ कर देते हैं। यही क्लोज में ये गिवन है, स्पेशल प्रिकॉशंस लाइक कोटिंग ऑफ रेनफोर्समेंट में बी रिक्वायर्ड फॉर द रेनफोर्समेंट कंक्रीट एलिमेंट्स इन द एक्सेप्शनल केस एंड फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ द स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट क्लोज है मेरा 5.6.3। अब इस क्लोज में क्या बताया गया कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है स्टील की वो होती है मेरी 200 किलोमीटर पर mm स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पता है ये मेरा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, इस डायग्राम में ये FE 250 के लिए, FE 415 के लिए और FE 500 के लिए है। जो मेरी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है तीनों स्टील की ग्रेड के लिए शो रखी हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो मेरा माइल्ड स्टील है FE 250 है, इसके लिए मेरा यील्ड पॉइंट गिवन है, ठीक है। और इससे आगे जो मेरी HYST स्टील है FE 415 और FE 500, इसके लिए कोई भी यील्ड पॉइंट नहीं गिवन है। तो इसके लिए जब मैं यील्ड स्ट्रेंथ की बात करता हूँ तो मैं इसके लिए यील्ड स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या करता हूँ, उसको लेता हूँ मैं 0.2% प्रूफ स्ट्रेस, ठीक है, या 0.002, ठीक है, 0.002 रेजिडुअल स्ट्रेन, ठीक है। इसके रिगार्डिंग जो भी मेरा स्ट्रेस होता है उसी को मैं यील्ड स्ट्रेंथ के लिए यूज़ करता हूँ, ठीक है। ये सेम इसमें दे रखा है इसी क्लोज में, द कैरेक्टरिस्टिक यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द डिफरेंट स्टील शैल बी अज्यूम्ड एज द मिनिमम यील्ड स्ट्रेस 0.2% प्रूफ स्ट्रेस स्पेसिफाइड इन द रिलेवेंट इंडियन स्टैंडर्ड कोड, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है मेरा स्टोरेज ऑफ द मटेरियल। इसके लिए मुझे याद रखना कि इसके लिए यूज़ करना होता है मुझे IS 4082। ये मेरा काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इसके बाद नेक्स्ट बात करता हूँ मैं 6 क्लोज है मेरा कंक्रीट के बारे में। इसमें 6.1 है फर्स्ट ग्रेड ऑफ द कंक्रीट। द कंक्रीट शैल बी इन द ग्रेडेड डेजिग्नेटेड एज पर टेबल 2। ये है मेरी टेबल 2 ग्रेड्स ऑफ द कंक्रीट। अब इसमें क्या है, IS कोड ने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, ऑर्डिनरी कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। ऑर्डिनरी कंक्रीट में मेरी 3 ग्रेड हैं, M10, 15 और 20, और स्टैंडर्ड कंक्रीट में मेरी 7 ग्रेड है, ठीक है, M25 टू M55। और उसके बाद हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में मेरी 5 ग्रेड है, M62, M80। अब इसके बाद IS स्टैंडर्ड कोड बोलता है कि जो भी मेरी ये ग्रेड है, कंक्रीट की ग्रेड है, ये ओनली यूज़ होगा मेरा स्टैंडर्ड कंक्रीट की ग्रेड तक, ठीक है। इसके बाद जो भी मेरी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। और यहाँ पे मेरा M10 M जो ये M अल्फ़ाबेट है वो डिटरमाइन करता है मिक्स, ठीक है। और जो भी नंबर है वो उसकी करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। 28 डेज़ के ऊपर मैं 150 mm का क्यूब बनाता हूँ कंक्रीट का, उसके ऊपर उसकी स्ट्रेंथ डिटरमाइन करता हूँ, तो वो वाली होती है मेरी करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जिसकी मैं भी आगे नेक्स्ट क्लोज में बात करने वाला हूँ। उसके बाद या नीचे भी ये 2 स्पेसिफाई नोट, इनमें भी ये 2 चीज़ गिवन है। इन द डेजिग्नेशन ऑफ कंक्रीट मिक्स M रेफर्स टू द मिक्स एंड द नंबर ऑफ द स्पेसिफाइड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm साइज क्यूब एट 28 डेज। और नेक्स्ट है मेरा इन द कंक्रीट द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ग्रेटर देन M55 डिजाइंड parameters given the standard may not be applicable and the values may be obtained from specified literature and experimental results। अब मैं करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की बात करता हूँ। करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है मेरी, अगर मान लीजिए मैं किसी भी कंक्रीट के सैंपल के 100 सैंपल लेता हूँ, ठीक है, कंक्रीट के 100 सैंपल लेता हूँ, उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालता हूँ, ठीक है। अब मैं उन्हीं स्ट्रेंथ से अपनी करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे लेता हूँ, मान लीजिए मेरे उनमें से 95 में जो सैंपल, उनकी मेरी स्ट्रेंथ आती है X से ज़्यादा, ठीक है। और जो 5 बचे हुए 5 सैंपल हैं वो मेरी X वैल्यू पे आके क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं इस X वैल्यू को क्या मानता हूँ, अपनी करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मानता हूँ, ठीक है। ये वो स्ट्रेंथ होती है, वो लोडिंग होती है जिसके ऊपर मेरे
95% जो सैंपल है वो बियर कर सकते हैं और 5% क्या है, फेल हो सकते हैं। इसमें भी यही गिवन है कि जो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फेल। ठीक है, उसके बाद मेरा नेक्स्ट है 6.1.2 मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर प्लेन एंड रेनफोर्समेंट कंक्रीट शैल बी एज पर टेबल 5। ये मेरी टेबल 5 जो क्या बताती है, मिनिमम सीमेंट कंटेंट, मैक्सिमम मोटर सीमेंट रेशियो, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर डिफरेंट एक्सपोजर्स। ठीक है, अब इसमें एनवायरनमेंट के हिसाब से मेरे पास 5 कंडीशंस हैं। ठीक है, माइल्ड, मॉडरेट, सर्व, वेरी सर्व और एक्सट्रीम। ठीक है, और जो मेरा पीसीसी है उसके लिए मेरे मिनिमम ग्रेड है M15 और जो आरसीसी है उसके लिए मिनिमम ग्रेड है मेरा M20। और इसी के साथ साथ मिनिमम सीमेंट कंटेंट भी मेरे पास गिवन है। जो भी ग्रेड में कंक्रीट यूज़ करता हूँ उसके लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ कंटेंट ऑफ सीमेंट प्रेजेंट है मेरे पास। ठीक है, और उसके साथ वाटर सीमेंट रेशियो गिवन है, जिससे मैं अगर मेरे पास वाटर सीमेंट रेशियो गिवन है और सीमेंट कंटेंट मुझे पता है तो वहाँ से वाटर के अमाउंट भी मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, या नीचे नोट में भी यही 2 पॉइंट गिवन है कि मिनिमम ग्रेड ऑफ पीसीसी अंडर माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन इज़ नॉट स्पेसिफाइड। ये मेरे माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन है, इसके लिए जो मेरी मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो अब तक स्पेसिफाइड नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है मेरा 6.2 प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट। इसमें सबसे पहले है 6.2.1 में इंक्रीज ऑफ स्ट्रेंथ विद एज। तो हमें पता है जो भी मैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालता हूँ वो किस दिन निकालता हूँ, वो 28 डेज़ के ऊपर मैं अपनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिटरमाइन करता हूँ। ठीक है, और इसके साथ हमें पता होता है कि जो भी कंक्रीट होता है मेरा वो अपना डे बाय डे स्ट्रेंथ इंक्रीज करता जाता है। ठीक है, इसमें यही है, देयर इज नॉर्मली अ गेन ऑफ स्ट्रेंथ बियॉन्ड 28 डेज। द क्वांटम ऑफ इंक्रीज डिपेंड अपॉन द ग्रेड एंड टाइप ऑफ सीमेंट, क्योरिंग एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस। द डिज़ाइन शुड बी बेस्ड अपॉन 20 डेज करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। जो भी मेरा डिज़ाइन होता है वो मेरी इसी 28 डेज़ की करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो मैं निकालता हूँ उसी के बेस होता है। और जो मेरी इंक्रीज़ करेगा, जो भी स्ट्रेंथ में इंक्रीज चेक करेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ सीमेंट, ग्रेड एंड टाइप ऑफ सीमेंट, क्यूरिंग और एनवायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्लोज है 6.2.1.1। इसके अंदर क्या है, फॉर कंक्रीट ऑफ ग्रेड M30 एंड अबव द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ विद एज शैल बी बेस्ड ऑन द एक्चुअल इन्वेस्टिगेशंस। कि जो भी मैं कंक्रीट की ग्रेड यूज़ करूँगा M30 से ऊपर की, तो उसकी जो भी इंक्रीज ऑफ स्ट्रेंथ होगी वो मैं खाली टेस्टिंग के ऊपर या इन्वेस्टिगेशन या एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ के बाद ही उसको मैं इंक्रीज हुई मानूंगा। ठीक है, उसके बाद है 6.2.1.2। इसके अंदर क्या है, व्हेन मेंबर्स आर सब्जेक्टेड टू लोअर डायरेक्शन लोड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन दे शुड बी चेक्ड फॉर द स्ट्रेसेस रिजल्टिंग फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट लोड एंड पेंडिंग ड्यूरेशन कंसिडरेशन। ठीक है, जो भी मेंबर हो गए लोअर पोजीशन पे, जो भी मेंबर होंगे, ठीक है, उनको मैं चेक करूँगा अपना कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट लोड और द बेंडिंग ड्यूर द कंस्ट्रक्शन। उन दोनों को कंबाइन करके मैं एक बार उसकी चेकिंग करूँगा। उसके बाद है मेरा 6.2.2 टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। अब हमें पता है जो मेरी डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होती है वो मेरी 5 to 15% ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, लेकिन मैं उस डायरेक्ट मेथड को यूज़ नहीं करता हूँ, उसके बजाय इनडायरेक्ट टेस्ट परफॉर्म करता हूँ टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने के लिए। उसके लिए मेरे 2 टेस्ट होते हैं, एक होता है फ्लेक्सर और एक था स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। ठीक है, उनके लिए अलग अलग कोड है मेरे पास गिवन है। IS 516 है मेरे पास फ्लेक्सर टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए और IS 5816 का है मेरे पास स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए। अब इन दोनों टेस्टिंग की मैं बात करता हूँ। मेरा फर्स्ट है फ्लेक्सर। इसके अंदर क्या है, मैं 150 इंटू 150 इंटू 700 mm, ठीक है, ये मेरी बीम कंस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, इस टाइप का मैं बीम बनाता हूँ। और समटाइम्स मैं क्या करता हूँ, मेरा एक और साइज़ होता है 100 इंटू 100 इंटू 500 mm। ठीक है, जो ये वाला साइज़, नीचे वाला साइज़ मेरा कब यूज़ होता है, जब मेरा साइज़ ऑफ एग्रीगेट लेस देन 19 mm होता है, लेस देन इक्वल टू 19 mm होता है। ठीक है, ये वो नीचे वाला साइज़ मैं यूज़ करता हूँ। मोस्टली मेरा साइज़ कौन सा है, ये ऊपर वाला ही साइज़ यूज़ होता है। ठीक है,
और इसके लिए IS कोड है मेरा IS 516, ठीक है। उसके बाद मेरा सेकंड है स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ। इस टेस्ट में क्या होता है, जो मेरा स्पेसिमेन मैं बनाता हूँ वो एक सिलेंड्रिकल शेप में होता है, ठीक है। ऐसे उसकी सिलेंड्रिकल शेप होती है और उसकी लेंथ होती है, वो होती है मेरी 300 mm, और जो उसका मिनिमम डायमीटर होता है वो होता है 150 mm, ठीक है। ये वाला मेथड मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ, ठीक है। ये इजी टू परफॉर्म भी है। अब इसके हिसाब से क्या है, मेरी फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ कितनी है, 0.7 √FC के, ठीक है। अब एग्जाम में एक छोटा सा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सिंपल सा फ्लेक्सिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने का। वो कैसे निकालता हूँ कि कोई भी मेरा अगर मान लीजिए M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, उसके लिए मुझे फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ निकालनी है। तो उसके लिए मैं सिंपल क्या करूँगा, 0.7 × 1/25, ये आएगा मेरा 3.5, ठीक है। ये 5 × 0.7 3.5। ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा भी जाता है मैक्सिमम टाइम एग्जाम में। उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्लोज है 6.2.3 इलास्टिकल डिफॉर्मेशन। अब ये वाला क्लोज क्या बोलता है कि जो भी मेरा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट है, ठीक है, किसके द्वारा इन्फ्लुएंस की जाती है और किसके ऊपर डिपेंड होती है, वो मेरी सारी इलास्टिसिटी ऑफ एग्रीगेट्स के ऊपर डिपेंड होती है, ठीक है। हमें पता है हमारे कंक्रीट में अप्रोक्स 70 to 80% वॉल्यूम एग्रीगेट्स का होता है, ठीक है। इसके अंदर ये गिवन है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज प्राइमरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इलास्टिकल properties of aggregate and to a lesser extent by the condition of curing and age of concrete and mixed proportion the type of cement, ठीक है। मैक्सिमम जो मेरा चीज़ होती है वो एग्रीगेट्स के ऊपर डिपेंड होती है, ठीक है। जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है नॉर्मली रिलेटेड टू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। अगर मैं बात करूँ तो डायरेक्टली बात करता हूँ, अगर स्ट्रेंथ को भी मैं कोरिलेट करूँ, ठीक है, वो किससे कर सकता हूँ, मैं अपने एग्रीगेट्स की स्ट्रेंथ से कोरिलेट करता हूँ, ठीक है। अब एग्रीगेट की स्ट्रेंथ क्या है मेरी, जो मेरे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ठीक है। अब इससे क्या रिलेशन आता है कि जो भी मेरा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो रिलेट करेगी मेरी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। अब उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, कि 5000 × FC के, ठीक है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मुझे निकालनी है तो मैं डायरेक्ट इससे निकाल सकता हूँ, ठीक है। इससे पहले मेरा एक फॉर्मूला होता था 5700 √FC के। ये मेरे प्रीवियस कोड में फॉर्मूला होता था, कई बार पूछ भी लेते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रीवियस कोड फाइंड आउट द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड अकॉर्डिंग टू न्यू एडिशन फाइंड द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो न्यू एडिशन के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा और प्रीवियस के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा। और ये मैं जो भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड आउट करता है ये मेरी शॉर्ट टर्म होती है, ठीक है। शॉर्ट टर्म मीन्स इसको हम एज के रिगार्डिंग कोरिलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है एक्चुअल मेजर्ड वैल्यूज में भी डिफर बाय ±20% फ्रॉम द वैल्यूज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशन। इसके साथ ही ±20% का इसके साथ IS 456 ने वेरिएंस भी दिया है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ नेक्स्ट श्रिंकेज की। इस क्लोज में क्या गिवन है कि जो मेरी टोटल श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट होगी, ठीक है, वो मेरी डिपेंड किस पे करेगी, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट है कंक्रीट के उसके ऊपर डिपेंड करेगी, और द साइज ऑफ द मेंबर एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस, ठीक है। अब जो मोस्टली जो इसको अफेक्ट करती है वो होती है मेरी वाटर अमाउंट, ठीक है। वाटर अमाउंट से ज़्यादा इफेक्ट होता है मेरा श्रिंकेज के ऊपर। आगे भी यही है मेरा, फॉर गिवन ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर द टोटल श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट इज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द कंक्रीट एंड द टाइम ऑफ मिक्सिंग, ठीक है। वाटर से ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है टू ए लेटर एक्सटेंट बाय द सीमेंट कंटेंट, सीमेंट से भी मतलब ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद है 6.2.4.1 इन द एब्सेंस ऑफ टेस्ट डाटा द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ टोटल श्रिंकेज स्ट्रेंथ फॉर डिजाइन में भी टेकन एज 0.0003, ठीक है। ये मेरा IS 1343 कोड में सब डाटा गिवन है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है, टोटल श्रिंकेज स्ट्रेन मेरी कितनी होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है इस कोड में, टोटल श्रिंकेज स्ट्रेन 0.0033 और उसके बाद एक और 3, ठीक है। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही, बाकी का नेक्स्ट का कंटेंट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ से आप पार्ट 1 देख सकते हो। थैंक यू।